नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म संरचनात्मक प्रकार्यवाद यह टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो बायोलॉजिकल मॉडल है और जो मानवशास्त्रीय मॉडल है उसका अध्ययन किया है। अगस्त कॉन्स से लेकर हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खीम और उसके बाद में एआर रैटक्लिफ ब्राउन और बी मेलिनोवस्की ने जो प्रकार्यवाद का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दिया है और उसके माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया है। उसका परिचय इससे पहले जो वीडियो आपके साथ शेयर किया गया था उसमें हमने लिया है और उसको समझने का प्रयास किया है। आज संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो शास्त्रीय सिद्धांत है, यानी समाजशास्त्र में जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत है, उसके जो अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं उनमें टालकट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन दोनों अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। इनका नाम प्रमुखता से आता है। इन्होंने ही समाजशास्त्र में अपनी पुस्तकों सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो 1937 में आई थी, टॉलकट पार्सन की पुस्तक है, और द सोशल सिस्टम जो 1951 में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद में रॉबर्ट के मर्टन की पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर जो 1949 में प्रकाशित हुई थी। इन पुस्तकों में उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया है, उसकी बहुत विशद विवेचना की है और उसके माध्यम से समाज का अध्ययन किया है। ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद ये जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें हमने अब तक ये समझा है कि समाज की एक संरचना होती है और उसकी जो विभिन्न इकाइयाँ हैं उनकी कुछ निर्धारित प्रकार्य होते हैं और ये व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित रूप से काम करती है और विभिन्न इकाइयाँ हैं वो आपस में अंतर संबंधित होती है, अंतर्निर्भर होती है और इन प्रकारों के माध्यम से व्यवस्था एक गतिशील संतुलन, संगठन और समनुकूलन की अवस्था के रूप में निरंतर बनी रहती है। यानी समाज में निरंतरता भी रहती है और परिवर्तन भी चलता रहता है और समाज में एकीकरण, संगठन और संतुलन बना रहता है। यह संरचनात्मक प्रकार्यवाद का केंद्रीय विचार है। और सबसे पहले हम टालकट पार्सन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को समझने का प्रयास करते हैं। टालकट पार्सन का जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है इसको अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो 1937 में प्रकाशित हुई थी उसमें भी इसका विशद विवेचन किया है। द सोशल सिस्टम जो 1951 में प्रकाशित हुई उसमें भी इसका विशद विवेचन किया है। टालकट पार्सन का ये मानना है कि समाज का जो वास्तविक अध्ययन है वो संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य से ही किया जा सकता है और टालकट पार्सन अपने इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में बी मेलिनोवस्की, इमाइल दुर्खीम है, इनसे भी प्रभावित हैं और इनका ये मानना है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ सामाजिक नियम होते हैं और इन नियमों के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं। उनका यह मानना है कि जो सामाजिक संरचना है, ये व्यवस्था है, वो परस्पर संबंधित और अंतर्निर्भर विभिन्न इकाइयों का एक व्यवस्थित प्रतिमान है और इसमें कुछ संरचनात्मक पहलू होते हैं और कुछ गतिशील पहलू होते हैं और वो प्रकार्यात्मक रूप से अंतर्निर्भर होते हैं और इसी संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसी से ही सामाजिक व्यवस्था संगठित और व्यवस्थित बनी रहती है। टालकट पार्सन का ये मानना है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है एक संतुलन के रूप में निरंतर काम करती रहती है। इसके पीछे प्रकार्यात्मक पूर्वावश्यकताएं होती हैं, यानी किसी भी समाज व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन और उसकी निरंतरता के लिए
कुछ बुनियादी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती है, उसको उन्होंने एजिल मॉडल से समझाया है, जिसके माध्यम से समाज के सदस्यों का व्यक्तित्व विकास होता है, उनका समाजीकरण होता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनके मानदंड और मूल्य हैं उनका आंतरिकीकरण होता है, सदस्यों की निरंतरता बनी रहती है और इस प्रकार व्यवस्था के विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक संबंध बना रहता है। इसी को ही भाषण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते हैं और भाषण का ये मानना है कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है, समाज में जो विभिन्न कर्ता हैं, विभिन्न व्यक्ति को उन्होंने कर्ता कहा है, उनके बीच में जो प्रकार्यात्मक अंतर संबंध और अंतरक्रियाएं होती है उन पर निर्भर करता है। समाज की व्यवस्था के व्यवस्थित संचालन के लिए जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं उन्होंने बताई है, वो उन्होंने 2 प्रकार की पूर्व आवश्यकताएं बताई है। एक बाह्य पूर्व आवश्यकताएं हैं जो समाज के सदस्यों के लिए अनुकूलन और उद्देश्य पूर्ति में भूमिका निभाती है, जिससे संरचना में संतुलन बना रहता है। और कुछ आंतरिक पूर्व आवश्यकताएं होती है जो व्यवस्था में तनाव प्रबंधन और प्रतिमान अनुरक्षण और इस एकीकरण का कार्य करती रहती हैं। एजिल मॉडल का जहाँ तक संबंध है, तो एजिल मॉडल का तात्पर्य, ए का तात्पर्य यहाँ अडेप्टेशन से हैं, अनुकूलन से हैं, और जी का तात्पर्य गोल अटेनमेंट से हैं, यानी कि अनुकूलन और उद्देश्य पूर्ति। ये समाज की जो बाह्य भिन्नताएं हैं उनमें संतुलन और अनुकूलन बनाए रखने के लिए, तो अनुकूलन और उद्देश्य प्राप्ति ए और जी ये समाज की बाह्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। और आई का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन से हैं, एकीकरण से हैं, और एल का मतलब लेटेंसी से हैं, जिसको टेंशन मैनेजमेंट और पैटर्न मेंटेनेंस कहा गया है, यानी कि तनाव प्रबंधन और प्रतिमान अनुरक्षण। ये दोनों पूर्व आवश्यकताएं समाज के आंतरिक जो विभिन्नता है उसमें संतुलन और एकीकरण बनाए रखने के लिए, जो आंतरिक विभिन्नता है समाज की उसमें एकीकरण और तनाव प्रबंधन और प्रतिमान अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है, जिससे समाज की जो संरचना है वो व्यवस्थित एकीकरण और एक संगठन के रूप में और संतुलन के रूप में काम करती रहती है। और ये इन प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से होता है। ये टालकट पार्सन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है उसका सार है कि संपूर्ण जो समाज की व्यवस्था है वो इसी तरह काम करती है। इन प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही समाज का संतुलन, एकीकरण और निरंतरता बनी रहती है, और इस प्रकार संपूर्ण समाज है वो एक गतिशील यथार्थ के रूप में काम करता रहता है। इसके अलावा अपने प्रकार्यवादी विश्लेषण को, यानी संरचनात्मक प्रकार्यवाद को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए टालकट पार्सन ने पैटर्न वेरिएबल प्रतिमान प्रवृत्ति या प्रतिमान चरों का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक वैज्ञानिक सिद्धांत की एक श्रेणी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि विविध चर है वो उनमें परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां समाज में देखने को मिलती है, जिसमें 5 प्रतिमान चरों की श्रेणियां प्रतिबद्ध की हैं। और ये जो परस्पर विरोधी प्रतिमान की 5 श्रेणियां हैं, इन्हीं में से ही जो करता है यानी व्यक्ति है वो अपनी भूमिका का चयन करता है, इन विकल्पों में से चयन करता है और उसी के अनुसार समाज में व्यवहार करता है। इनमें जो 5 पैटर्न वेरिएबल या प्रतिमान चर जो बताए हैं उनमें पहला है भावात्मकता, अफेक्टिविटी, और दूसरा है भावात्मक तटस्थता, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। इसी तरह दूसरे नंबर पर है सेल्फ ओरिएंटेशन, आत्म उन्मुखता, और दूसरा है कलेक्टिव ओरिएंटेशन, सामूहिक उन्मुखता। तीसरा है सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म, और स्थानीयता, पर्टिकुलरिज्म। चौथा है गुण,
क्वालिटी और कार्य निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, और पांचवा है विशिष्टता यानी स्पेसिफिसिटी, और दूसरा विस्तृतता यानी डिफ्यूजन। यह भी पैटर्न का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है उससे संबंधित एक सैद्धांतिक पहलू है। इस प्रकार हम देखते हैं कि टारगेट पैटर्न है वो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं और एजिल मॉडल के माध्यम से अपनी इन क्लासिकल जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से अपना संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है वो स्थापित करते हैं। और बाद के जो समाज वैज्ञानिक आए हैं उन्होंने टारगेट पैटर्न के इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत की कमियां बताई हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम रॉबर्ट के मर्टन का था, जो टारगेट पैटर्न के स्टूडेंट ही रहे हैं। दूसरे समाज वैज्ञानिकों का ये मानना है कि टारगेट पैटर्न का जो सिद्धांत है वो बहुत ही अधिक क्लिष्ट है और जटिल है, और बहुत ही अधिक भ्रमात्मक विश्लेषण इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही इसमें ऐतिहासिक जो पहलू है उनकी भी उपेक्षा की गई है, और इसी के आधार पर फिर समाजशास्त्र में रॉबर्ट के मर्टन का जो सिद्धांत है वो संशोधित रूप में आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में 1949 में अपना संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रॉबर्ट के मर्टन टारगेट पैटर्न के स्टूडेंट ही रहे हैं, और उन्होंने प्रकार्यात्मक पैराडाइम और प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा के माध्यम से अपना प्रकार्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट के मर्टन का ये मानना है कि समाज के जो विभिन्न अंग होते हैं, घटक होते हैं, उनके कुछ निर्धारित प्रकार्य होते हैं, और उन प्रकार्यों के कारण ही समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। साथ ही कुछ समाज में इस तरह के कार्य भी होते हैं जो व्यवस्था में विघटन और असंतुलन लाते हैं, उनके लिए दुष्प्रकार्य टर्म उन्होंने काम में लिया है। प्रकार्य से तात्पर्य ये है कि इस तरह समाज की किसी भी घटक या किसी भी इकाई का वह कार्य जो समाज की व्यवस्था, संतुलन और एकीकरण में योगदान देता है। और दुष्प्रकार्य से तात्पर्य है कि समाज का कोई घटक, इकाई, तत्व जो समाज की व्यवस्था, संतुलन और एकीकरण को तोड़ता है, वो दुष्प्रकार्य कहा गया है। फिर प्रकार्य को भी मर्टन ने दो भागों में बांटा है। एक प्रकट प्रकार्य है, मैनिफेस्ट फंक्शन है, और दूसरा अप्रकट प्रकार्य यानी लेटेंट फंक्शंस हैं। तो प्रकट प्रकार्य से उनका तात्पर्य है कि वे वस्तुपरिक और निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, और वो समाज के सदस्यों द्वारा मान्य और अपेक्षित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मनोरंजन के उद्देश्य से फिल्म देखने जाता है तो ये प्रकट प्रकार्य है। दूसरी तरफ अप्रकट प्रकार्य वे वस्तुपरिक निरीक्षित परिणाम होते हैं जो व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य में योगदान तो देते हैं, किंतु समाज के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अनपेक्षित होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, अपना उसका व्यवसाय है, लेकिन उसको अपनी इस मूर्तिकला के आधार पर असाधारण मूर्तिकला की अपनी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिलता है तो ये अप्रकट प्रकार्य हैं। तो समाज में ये दोनों तरीके के प्रकार्य काम करते रहते हैं। और मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने टारगेट पैटर्न से अलग हटकर अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करने पर बल दिया है, और पूर्व स्थापित जो मान्यताएं हैं उनको सरल भी बनाया है। और प्रकार्य और दुष्प्रकार्य और कार्य यानी एक होता है फंक्शन, एक होता है डिसफंक्शन, और एक होता है ए फंक्शन। ए कार्य यानी कि ऐसा वस्तुपरक परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूल सामंजस्य में न योगदान देता है, न उसमें उसको नुकसान पहुंचाता है, उसमें विघटन लाता है। यानी न जिसका कोई नुकसान होता है समाज की व्यवस्था को, न कोई फायदा होता है, उनको अकार्य यानी ए फंक्शन
नाम रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। तो इस प्रकार रॉबर्ट के मर्टन हैं वो अपने संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। मर्टन का ये जो प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य यानी मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट के मर्टन का ये मानना है कि समाज में जो अतार्किक दिखने वाले जो सामाजिक प्रतिमान हैं, उनके विश्लेषण में प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का ये जो सिद्धांत है, ये अत्यंत उपयोगी है। साथ ही हमारी सामाजिक ज्ञान को भी बढ़ाता है और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये अनुसंधान के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन में प्रदान करता है और यह सामाजिक संरचना के जो अंतर्निहित स्वरूप है उनको स्पष्ट करने में मदद करता है। तो इस प्रकार रॉबर्ट के मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है वह जो है वो प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की जो ये अवधारणा है इस पर बहुत बल देता है, इसको अपना केंद्रीय विचार मानता है और इसके माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास करता है। साथ ही रॉबर्ट के जो मर्टन है उनका जो ये प्रकार्यवाद है इसको अनुभविक प्रकार्यवाद भी कहा गया है, क्योंकि रॉबर्ट के मर्टन है वो उन्होंने इस चीज़ पर गहन विवेचन किया कि टालकोट पार्सन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है उसमें कहीं ना कहीं अनुभविकता की उपेक्षा हुई है, इसलिए वो अनुभविकता पर बहुत अधिक बल देते हैं, इसलिए इनके प्रकार्यवाद को अनुभविक प्रकार्यवाद कहते हैं। समाज में अनुभविक अध्ययन के आधार पर ही, अनुभविक तथ्यों के आधार पर ही हम सामाजिक यथार्थ को समझ सकते हैं और इसी पर आधारित उनका मध्य स्तरीय सिद्धांत भी है। रॉबर्ट के मर्टन ने मिडल रेंज थ्योरीज दी है, वो अनुभविक तथ्यों पर आधारित ही है और सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करने में इससे बहुत अधिक मदद मिलती है। रॉबर्ट के मर्टन का जो ये प्रकार्यात्मक विश्लेषण है, इसमें जो और महत्वपूर्ण बात है वह है रॉबर्ट के मर्टन का जो प्रकार्यात्मक पैराडाइम है वह। रॉबर्ट के मर्टन ने ये जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ये जो सिद्धांत दिया है, इसमें उन्होंने अगस्त कॉन्त से लेकर हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोवस्की, इन सभी का विश्लेषण किया है और वो टालकोट पार्सन के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसको पैराडिम नाम दिया गया है और उनका ये कहना है कि दुनिया के किसी भी समाज का अगर हमें अध्ययन करना हो और उसका परिप्रेक्ष्य प्रकार्यवादी हो तो इस मॉडल से हम अध्ययन कर सकते हैं। ये एक तरीके की विधि है जिससे समाज का समग्र वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है और बहुत अधिक गहन चिंतन और अनुभविक व्यवहार के बाद में उसका अमूर्तीकरण करने के बाद रॉबर्ट के मर्टन ने ये अपना पैराडिम बनाया है जिसमें 11 आइटम है, 11 मद हैं और इनको अध्ययन में लागू करके समाज का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। वो 11 मद इस प्रकार हैं। इसमें पहला मद है, पहला बिंदु है कि अनुसंधानकर्ता के लिए, शोधकर्ता के लिए ये ज़रूरी है कि उन मदों को पहचानना जो समाज के लिए प्रकार्यात्मक हैं, यानी वे मद जिनके प्रकार्यों की हमें पहचान करनी है। तो किसी भी समाज के अध्ययन के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, जैसे अगर गाँव का अध्ययन करना हो तो गाँव में जो अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, परिवार, बहुत सारे जो मद हैं, उन मदों को निश्चित करना है, उनके प्रकारों की पहचान करनी है। दूसरा बिंदु है अध्ययन से संबंधित उद्देश्य और प्रेरणाएं। ये एक बुनियादी प्रश्न होता है भी, कोई भी अध्ययन होता है उसका अपना एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे कोई मोटिव होता है, तो ये स्पष्ट करना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के अध्ययन में। तीसरा बिंदु है कि प्रकार्य किस भांति व्यवस्था को बनाए रखता है। तो किसी भी समाज के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि उस समाज के जो विभिन्न घटक है, तत्व हैं, इकाइयाँ हैं, संस्थाएं हैं, समूह है, समुदाय है, समितियाँ हैं,
उनके जो प्रकार्य वो किस भांति उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसमें संतुलन और एकीकरण लाते हैं, उसमें साम्य अनुकूलन की अवस्था बनाए रखते हैं, उसमें सर्वसम्मति बनाए रखते हैं कि समाज एक गतिशील यथार्थ के रूप में काम करता रहता है। समाज में निरंतरता और परिवर्तन दोनों चलते रहते हैं, सदस्य बदलते रहते हैं, उसके बाद भी समाज की संरचना और समाज की जो व्यवस्था है वो निरंतर काम करती रहती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकार किस तरह व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और यहीं पर मार्टन का जो फंक्शन यानी प्रकार्य, डिसफंक्शन यानी दुष्प्रकार्य, और अकार्य यानी ए फंक्शन, और मैनिफेस्ट फंक्शन प्रकट प्रकार्य, और लेटेंट फंक्शंस यानी अप्रकट प्रकार्य, जिनका विवेचन हम पहले कर चुके हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान सामने आता है। यहाँ पर हमें प्रकार्य से संबंधित जो अवधारणाएं हैं इनकी उपयोगिता समझ में आती है। चौथा बिंदु है रॉबर्ट के मर्टन का जो प्रकार्यात्मक पैराडिम है, जिसके माध्यम से समाज का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन किया जाता है। उसके लिए 11 मद उन्होंने तय किए, उन्हीं मदों को हम पढ़ रहे हैं। उसमें चौथा मद है कि समाज के अध्ययन के लिए ये जरूरी है कि हम उन इकाइयों को पहचानें जिनके लिए जो आइटम्स हैं, जो घटक हैं, वो प्रकार्यात्मक हैं। तो समाज की उन इकाइयों को हमें जानना है। सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी इकाइयाँ होती है, परिवार है, परिवार में बहुत सारे संबंध होते हैं। तो जो इकाई के लिए कौन से कार्य हैं वो सकारात्मक है, कौन से नकारात्मक है, इनको जानना जरूरी है। ये प्रकार्यात्मक विश्लेषण में हम उन इकाइयों की श्रृंखला को जानना चाहते हैं जिनके लिए सकारात्मक प्रकार्य गठित होते हैं। तो उन इकाइयों की पहचान करना जिनके लिए मत प्रकार्यात्मक है। पांचवा बिंदु है उन प्रकार्यों की खोज करना जो व्यवस्था की आवश्यकताओं और पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर टालकट पार्सन का जिक्र करना होगा हमें। टालकट पार्सन ने अपने संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो विश्लेषण है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें ये कहा है कि समाज में जो व्यवस्था एकीकरण और संतुलन बना रहता है उसके पीछे प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती है। और समाज ने उन्होंने एजिल मॉडल के माध्यम से इसको स्पष्ट किया कि समाज में आंतरिक विभिन्नताएं होती हैं और बाह्य विभिन्नताएं होती है, और दोनों विभिन्नताओं में संतुलन, एकीकरण और संगठन बनाए रखने के लिए एजिल मॉडल है। यहाँ पर समाज की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं पूरी होती है और इस तरह समाज में प्रकार्यात्मक संतुलन बना रहता है। तो उन प्रकारों की खोज करना जो व्यवस्था की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण मत है। हर व्यवस्था की अपनी बुनियादी आवश्यकताएं होती है और व्यवस्था की इकाइयों का आवश्यकताओं को पूरा करना है। और ये जो आवश्यकताएं होती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं और कुछ विशिष्ट होती हैं जो दुनिया के कुछ ही समाजों में विद्यमान होती है, और कुछ सार्वभौमिक आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि सार्वभौमिक और विशिष्ट दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में जो मदद करते हैं, तो उन प्रकारों को भी हमें खोजना होता है। ये भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण तत्व है। 6 नंबर जो बिंदु है वह है क्रियाविधि जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन्न किए जाते हैं। व्यवस्था की हम जानते हैं कि व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं वही व्यवस्था को जीवित रखती है, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी क्रियाविधि मैकेनिज्म के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए जैसे संतान उत्पत्ति, यौन संतुष्टि, तो इसके लिए विवाह की मैकेनिज्म है, विवाह की कार्यप्रणाली है। तो समाज का प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए हमें ये उस क्रियाविधि को, मैकेनिज्म को जानना जरूरी है जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन्न किए जाते हैं। 7वां बिंदु है प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। इसका तात्पर्य ये है कि रॉबर्ट के मर्टन का मानना है कि व्यवस्था में कोई भी प्रक्रिया किसी एक मद को पूरा करती है, वह जरूरी नहीं है उस प्रकार्य को काम करने के लिए दूसरे वैकल्पिक मद भी होते हैं। तो प्रकार्यात्मक विकल्पों की जो अवधारणा है वो भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण मद है। रॉबर्ट के मर्टन के इस पैराडिम का एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है। आधुनिक समाज में बहुत सारे प्रकार्यात्मक विकल्प विद्यमान होते हैं। 8वां बिंदु है प्रक्रिया के लिए संरचनात्मक दबाव। रॉबर्ट के मर्टन का जो ये पैराडिम है
उसमें उन्होंने ये कहा है कि व्यवस्था में जो प्रकार्यात्मक विकल्प हैं उनके होने के बावजूद भी संरचनात्मक दबाव व्यक्ति पर रहता है और उसे एक निश्चित मद या प्रकार को ही अपनाना पड़ता है, उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। कभी कभी समाजों में इस तरह की देखते हैं तो संरचनात्मक दबाव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां बिंदु है गतिशीलता और परिवर्तन। यहाँ रॉबर्ट के मर्टन ने उन समाज वैज्ञानिकों के प्रश्नों का उत्तर दिया है जिनका ये मानना है कि जो प्रकार्यवादी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वो समाज में गतिशीलता और परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन का मानना है कि प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है वो गतिशील है और इसमें सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व दिया गया है और गतिशीलता जो है वो बहुत सारे पहलुओं पर निर्भर करती हैं। भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं तो हमारे देश में जो जाति की जो सामाजिक संस्था है उसमें भी हम गतिशीलता देख सकते हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत ये गतिशीलता प्रतिबंधित थी, बहुत सारे निरुद्योगिताएँ थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव स्वीकार किया जाने लगा है। कानून में संवैधानिक रूप से जाति व्यवस्था को समाप्त किया गया है, लेकिन सामाजिक रूप से जाति व्यवस्था को समाप्त होने में हम देखते हैं कि एक बुनियादी सामाजिक संस्था है तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक रूप से सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार मर्टन का जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है वो गतिशीलता और परिवर्तन पर भी बल देता है। 10 नंबर जो बिंदु है उनके प्रकार्यात्मक पैराडाइम का, जिसमें 11 आइटम है, 11 महत्वपूर्ण बिंदु है, आधार बिंदु है, बुनियादी मान्यताएं हैं। उनमें 10 नंबर बिंदु है कि प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्त प्रमाणीकरण जरूरी है। यानी रॉबर्ट के मर्टन ने अपने मॉडल में ये कहा है कि किसी भी मत के प्रकार इस तरह के होने चाहिए जिससे ये प्रमाण मिले कि वो व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रकार्यात्मक मान्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का युक्त प्रमाणीकरण होना जरूरी है, जिससे ये साबित हो कि वास्तव में समाज में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका प्रकार्यात्मक पैराडाइम का जो 11 और अंतिम बिंदु है वो है प्रकार्यात्मक विश्लेषण से जुड़ी हुई वैचारिक समस्याएं। यहाँ रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि समाज का जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण है इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, वैचारिक समस्याएं जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रकार्यात्मक जो विश्लेषण है उसमें जो समाज वैज्ञानिक है वो समाज के मूल्य से प्रभावित होता है, प्रभावित होकर ही अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर लेता है। तो ये मान लेना कि जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, वो किसी भी विचारधारा से मुक्त है, ये दोषपूर्ण है। ये विकल्प समाजशास्त्र पर निर्भर करता है, लेकिन इस विश्लेषण की ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो ये भी उनके जो प्रकार्यात्मक पैराडाइम का जो मॉडल है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन 11 बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने अपना संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ये जो सिद्धांत है इसका विशद और गहन विश्लेषण किया है और इसके माध्यम से समाज को समझने का प्रयास किया है। और उनका मानना है कि समाज का अध्ययन, वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य से ही किया जा सकता है। हमने जैसा कि ऊपर देखा कि टालकट पार्सन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जैसे कि उन्होंने अपने सिद्धांत को बहुत अधिक जटिल बना दिया, उसमें काफ़ी भ्रमात्मक विश्लेषण भी देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक पहलुओं की उपेक्षा की। ठीक इसी तरह रॉबर्ट के मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है इसकी भी जो दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ सीमाएं बताई हैं और उन सीमाओं को यहाँ पर समझना ज़रूरी है। रॉबर्ट के मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत है इसमें हम देखते हैं जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा है कि प्राकल्पनाओं की जांच बहुत ही कठिन कार्य है।
PS कौन है, उनकी पुस्तक है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। उसमें उन्होंने रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद की गहन समीक्षा की है और उनका यह कहना है कि मर्टन ने जिन प्रकार्यवादी प्रकल्पनाओं को रखा है उनको प्रमाणित करना बहुत कठिन है और उन प्रकल्पनाओं के आधार पर सामाजिक यथार्थ को जांचना बहुत कठिन है। अवधारणात्मक स्पष्टता भी है इसमें, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी विश्लेषण है। इसी तरह दूसरे से जो बिंदु है उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, समीक्षात्मक बिंदु, कि जो रॉबर्ट के मर्टन का जो पैराडिम मॉडल है उसमें आइटम और अवधारणाओं की बार बार पुनरुक्ति हो रही है। इसको टॉटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि बहुत बार बार अलग अलग टर्म्स, अलग अलग जो शब्दावली है वो दोहराई जाती है और वो उस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट बना देता है। तो पुनरुक्ति इसको कहा गया है, ये भी उनके सिद्धांत की एक कमी है। तीसरा बिंदु है कि रॉबर्ट के मर्टन का जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी विश्लेषण है उसमें तुलना व सामान्यीकरण का अभाव देखा गया है। संपूर्ण समाज के संदर्भ में सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर तुलना और सामान्यीकरण काफ़ी कठिन हो जाता है। साथ ही एक अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि ये जो रॉबर्ट के मर्टन का प्रकार्यवादी सिद्धांत है वास्तव में सिद्धांत है या एक कोई मेथड है, विधि है, पैराडिम है, जैसा कि वो कहते हैं। तो वो किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद को, कि एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं या विधि यानी मेथड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट करना काफ़ी कठिन है। तो इस प्रकार रॉबर्ट के मर्टन के सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मोटे तौर पर टालकट पार्सन और रॉबर्ट के मर्टन ने समाजशास्त्र का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का ये शास्त्रीय सिद्धांत है इसको अपने गहन वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से समाजशास्त्र में स्थापित किया है और समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को समझने के परिप्रेक्ष्य के रूप में इसका महत्व और भूमिका आज भी प्रासंगिक है। इससे संबंधित जो सीमाएं कमियां हैं उनको लेकर नव प्रकार्यवाद और दूसरे उपागम समाजशास्त्र में आए हैं, लेकिन सामाजिक यथार्थ के सामाजिक यथार्थ को समझने में संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है ये अपना अहम रोल, अपनी अहम भूमिका रखता है। मैं समझता हूँ आज आपके लिए इतना पर्याप्त है। इसको बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इससे इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को आपको समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।